हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। किस तरह के फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके, सफिशिएंट कंडीशन है बेसिकली वो। तो एक हम और नोशन यहाँ पे पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। उस बेसिकली आइडिया बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आइडिया ये है, किसी फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी का तब कहेंगे, सी कोई नंबर है, ओके। इफ़ उस फंक्शन का जो ग्रोथ रेट है वो e⁻ct से स्लोअर है, ओके। सी अगर कोई स्पेसिफिकली माने आप हम कह रहे हैं कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 2 का है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ अगर है, ग्रोथ मतलब टी के साथ वो इंक्रीज अगर कर भी रहा है तो उसकी ग्रोथ e⁻2t से लेकिन स्लोअर है, ओके। सी की जगह 2। अगर उसकी ग्रोथ e⁻2t से ज़्यादा है लेकिन से e⁻7t से कम है फॉर एग्जांपल, तो उसे आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 7 का कह सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया, बाकी मैथमेटिकली जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है फॉर एग्जाम पर्पज एंड सो थिंग्स वही है। ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का उसे तब कहेंगे सी इज सम नंबर अगर तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक पॉजिटिव कांस्टेंट कैपिटल एम एग्जिस्ट करना चाहिए, एम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पॉजिटिव। एक कांस्टेंट या नंबर सी होना चाहिए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यही हमारे फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा अगर कुछ कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। और तीसरा, एक और पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए नंबर t0 बेसिकली आपका फंक्शन t का है, तो t0 इस t की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उस वैल्यू से आगे कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो ये तीन अगर आपके पास पहले क्वांटिटीज़ हैं और फिर ये कंडीशन ओबे हो रही है अगर कि मॉड ऑफ एफ टी इज़ लेस देन या इक्वल टू भी होता है यहाँ पे, ओके, लेस देन इक्वल टू m टाइम्स e⁻ct फॉर ऑल t ग्रेटर देन t0। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप कहेंगे हमारा ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर c का फंक्शन है। इस कंडीशन का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे फंक्शन का मॉड इसलिए लिया है, हो सकता है फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किस क्वांटिटी से कम होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए पहले m को भूल जाइए, e⁻ct जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे कह रहा था, e⁻ct सी को अगर आप पॉजिटिव सोचें, इन जनरल ऐसे ही होगा, वैसे नेगेटिव भी हो सकता है बट पॉजिटिव सोचिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का फंक्शन होता है, हाँ, t = 0 पे ये और उसके बाद ग्रो करता है। अब माना सोचिए हमारा फंक्शन जो है वो ये रेड वाला कर्व है फॉर एग्जाम्पल। अब इस रीजन में ये पॉइंट मैंने एक पॉइंट t0 मार्क किया है, इस रीजन से पीछे कभी ये फंक्शन, ये ब्लू कर्व से नीचे, ब्लू कर्व मतलब e⁻ct और रेड कर्व हमारा फंक्शन कैपिटल एफ टी, इस वाले पॉइंट से पीछे, t0 वाले पॉइंट से पीछे कभी रेड कर्व नीचे है ब्लू कर्व ऊपर है, कभी रेड कर्व ऊपर है ब्लू कर्व नीचे है, लेकिन इस पॉइंट के बाद तो ब्लू कर्व ही ऊपर है। ये फंक्शन भी राइज कर रहा है माना रेड कर्व, और माना हो सकता है बहुत रैपिडली राइज कर रहा है हमारा गिवन फंक्शन, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻ct जो है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c वो इससे ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट t0 के बाद। तो अगर ऐसा है, और अगर तो हो सकता है आपको इस e⁻ct को किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, अगर स्टिल ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो आप कहेंगे हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर c का फंक्शन है। वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है जो भी है, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट इससे तो ज़्यादा कम से कम नहीं है। इस पॉइंट से आगे, इस t0 वाले पॉइंट से आगे इसकी ग्रोथ m टाइम्स e⁻ct से ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली आइडिया ये है। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, अदरवाइज ग्राफिकल आइडिया या नोशन बहुत सिंपल है। आप फंक्शन की ग्रोथ को चेक कर रहे हैं, हो सकता है फंक्शन ग्रो ना कर रहा हो, डिके कर रहा हो, वो तब तो और भी बढ़िया है, तब तो बहुत ईजिली है उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिटरमाइन करना। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं अगर फंक्शन ग्रो भी कर रहा है तो फिर भी उसका ग्रोथ रेट अगर e⁻ct फॉर सम वैल्यू ऑफ c और किसी पॉइंट t0 से आ गया, हम ये नहीं कह रहे ओरिजिन मतलब t = 0 से ही हमारा फंक्शन e⁻ct के मुकाबले कम होना चाहिए, नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट t0 के बाद, ये t0 कितना भी लार्ज हो सकता है, 5, 10, 20, 10 पावर 10, 10 पावर 20, 10 पावर 30 कुछ भी हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर e⁻ct की ही जीत होती है, अगर मैं उसे जीत कहूँ, जीत इन द सेंस इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, e⁻ct का मैग्नीट्यूड हमारे गिवन फंक्शन से अगर ज़्यादा हो जाता है आफ्टर गिवन पॉइंट t0, और आप अपने e⁻ct के साथ एक फैक्टर m भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो तब हम कहेंगे हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, और किस ऑर्डर का, c ऑर्डर का, ओके। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, एफ टी माइट बी इंक्रीजिंग, गिवन फंक्शन खुद मैग्नीट्यूड में हो सकता है लगातार इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग टी, बट द वैल्यू ऑफ सी, आप अगर सी की कोई ऐसी वैल्यू आप ढूंढ सकें सच दैट इट्स ग्रोथ मतलब फंक्शन की जो ग्रोथ है दैट पेल्स इन कंपेरिजन, पेल्स मतलब वो हार जाए, उसके मुकाबले पीला पड़ जाए, हम बोलते हैं ना ये इसका चेहरा पीला पड़ गया। पीला पड़ने का मतलब ये फंक्शन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, पर जब ये इसको देखता है e⁻ct को, तो इस पॉइंट के बाद ये इसकी कोई अहमियत नहीं है इसके मुकाबले, ओके। पेल्स इन कंपैरिजन का ये मतलब है, इट पेल्स इन कंपैरिजन टू m e⁻ct
आफ्टर सम टी इक्वल टू टी नॉट, टी इक्वल टू टी नॉट के बाद और अप टू इन्फिनिटी, उसके बाद इन्फिनिटी तक फिर यही बिहेवियर होना चाहिए। टी नॉट से और इन्फिनिटी के बीच ई टू पावर सी टी की ग्रोथ इस फंक्शन की ग्रोथ से अगर ज़्यादा रैपिड है तो आप कहेंगे हमारा फंक्शन, गिवन फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी है। ओके अगर ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है किसी किसी फंक्शन के लिए, हम एक काउंटर एग्जांपल मैं आपको शो करूंगा जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप ई टू द पावर सी टी, सी की आप कोई भी वैल्यू ले लें, आप उस फंक्शन को हरा नहीं पाएंगे ग्रोथ में, तो तब उसके लिए आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके बट दिस इज़ द बेसिकली आइडिया। और शॉर्ट में अगर आप दिमाग में बैठाना चाहें, बेसिकली आप अपना जो फंक्शन है उसके मैग्नीट्यूड और ई टू द पावर सी टी के बीच आप रेस को चेक कर रहे हैं, कौन जीत रहा है। ओके शुरू में नहीं, हमें इस रेस में इंटरेस्ट शुरू में नहीं है, बाद में टी नॉट कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके बाद अगर ई टू द पावर सी टी ही जीत रहा है लगातार, तो आप कहेंगे हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी का है। ओके दिस इज द बेसिकली आइडिया। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, सी को आप एक फिक्स नंबर ना सोचें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हिसाब से। इसको मतलब यहाँ पे देखें, इसी एग्जाम्पल में माना ये कोई रेड कोई फंक्शन था और ये ब्लू वाला माना ई टू द पावर 3t का कर्व है, से ये ई टू द पावर 3t का कर्व है। तो इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं अच्छा ई टू द पावर 3t तो इस फंक्शन से हमेशा आगे है, मतलब ये रेड वाला जो फंक्शन है गिवन फंक्शन, ये इसे आप कहेंगे अरे ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 है इसका, ई टू पावर सी टी, सी की वैल्यू 3। लेकिन अगर आप इसी रेड फंक्शन को ई टू पावर 4t से कंपेयर करें, ई टू पावर 4t की ग्रोथ तो और भी ज़्यादा रैपिड होती है, उसका ग्राफ तो कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। ये फंक्शन अगर आप सीधे ई टू पावर 4t से कंपेयर करें तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 4 का भी है, तो सी को आप ऐसे ना सोचें, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी है तो उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डी भी कहा जा सकता है, बशर्ते डी अगर सी से ज़्यादा है। ई टू पावर 3t से अगर हमारे फंक्शन से ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है तो ई टू पावर 4t तो ज़्यादा रैपिड ग्रो ही कर रहा होगा, और ई टू पावर 5t तो और भी कर रहा होगा। ओके दिस, लेकिन यूजुअली हमारा सेंस ये होगा सी की वो मिनिमम वैल्यू जो ई को जब उतना एक्सपोनेंशिएट करें और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे फंक्शन से जीत जाए। जीतने का मतलब उससे फास्टर उसका बिहेवियर हो मैग्नीट्यूड वाइज किसी पॉइंट t0 से आगे। ओके टेस्ट करने का जो मैकेनिज्म है, जो मैंने कहानी कही, इसको टेस्ट करना इतना सिंपल है। जो गिवन फंक्शन है उसके रेशियो को आप ई टू पावर सी टी से कंपेयर करो। ओके ये अगर इसकी ग्रोथ फास्टर होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आप यही तो चाह रहे हैं, तो ये रेशियो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। ये फैक्टर इसके मुकाबले स्मॉलर एंड स्मॉलर बनता रहेगा, ये फैक्टर ग्रो कर रहा है इसके मुकाबले कई रैपिडली, तो जैसे जैसे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये रेशियो क्या हो जाएगा, 0। ये आप रेस चेक कर रहे हैं बेसिकली, जिसको मैंने यहाँ रेस लिखा था ना, ये तो मैथमेटिकली चेक करना बहुत आसान है दिस। और इस ई टू पावर सी टी के फैक्टर को आप ऊपर ले जाएँ तो ऊपर ये माइनस में आ रहा है, आप रेस तो ई टू पावर एफ टी की ई टू पावर प्लस सी टी के साथ चेक कर रहे हैं। ओके इसको इससे डिवाइड करके, लेकिन एक्सपोनेंशियल को ऊपर ले जाए तो दिस, तो बेसिकली ये ठीक है। अगर ये ट्रू है, माना किसी सी के लिए ये ट्रू मिलता है, तो आप कहेंगे हाँ हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी का है। ओके तो चेक करना, मैथमेटिकली चेक करना बहुत आसान होता है, किसी फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिटरमिन करना बड़ा आसान है। ओके फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, गिवन फंक्शन ई टू पावर 3t ही है, ये ई टू पावर सी टी नहीं है, ये मैंने फंक्शन ही ये ले रखा है ई टू पावर 3t। ई टू पावर 3t माना ये रेड वाला कर्व है। ओके अब मैं इसको बिना इस कैलकुलेशन के करने वाला हूँ, केवल क्वालिटेटिव आर्ग्यूमेंट से। अगर आप इसको ई टू पावर टी से कंपेयर करें, ई टू पावर टी की ग्रोथ इससे कम होती है, तो ई टू पावर 3t हमेशा ई टू पावर टी से ऊपर है, मतलब ये वाला ई टू पावर सी टी इसकी ग्रोथ से ज़्यादा रैपिड नहीं है गिवन फंक्शन से। लेकिन अगर आप ई टू पावर 4t से इसे कंपेयर करें तब तो ये वाली की ग्रोथ रेट इससे स्लोअर है। सी की किसी वैल्यू के लिए तो ऐसा हो रहा है ई टू पावर 4t के लिए, तो ये कम से कम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर किसका है, 4 का है। इनफैक्ट इसका एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आप निकालें तो 3 बनेगा मैथमेटिकल कंडीशन से, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है दिस। तो ये मैं बिना कैलकुलेशन के कर दिया। ये फंक्शन बहुत रैपिडली ग्रोइंग फंक्शन है, ई टू पावर 3t जैसे जैसे टी बढ़ता है बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करता है, पर ई की कोई दूसरी पावर ई टू पावर 4t से अगर आप इसे कंपेयर करें तो इसकी ग्रोथ उसके मुकाबले नेग्लिजिबल होती है। आप इस एक्सपोनेंट इस लिमिट में ई टू पावर 3t ऊपर रखें गिवन फंक्शन, और नीचे रखें ई टू पावर 4t, सी की जगह 4 ले लें, तो आपको नेट मिलता है ई टू पावर -t, और जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो हमारा फंक्शन अगर ग्रो कर भी रहा है ई टू पावर 4t के मुकाबले उसकी ग्रोथ कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है, तो वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 4 का तो है ही है, उससे नीचे भी हो सकता है। इनफैक्ट इसका एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 ही है। ओके लेकिन अब एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, एक्सप्लिसिटली मैथमेटिकली कैसे करेंगे। टी पावर एन जो फंक्शन होता है, अगेन टी पावर एन कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है इंटीजर होना जरूरी नहीं, पॉजिटिव नंबर है। ये पावर लॉ ग्रोथ है, टी के साथ अगर एन से 10 है, ये भी बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एन अगर और लार्ज है
ये बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, बट अगेन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। मैथमेटिकली चेक करते हैं आपकी बार, गिवन फंक्शन टी पावर एन, इसको ई टू पावर माइनस सी टी से मल्टीप्लाई करो, सी अभी हमने फिक्स नहीं किया है, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लो। ओके, इसको अगेन इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए इस एक्सपोनेंट को फिर से नीचे लिखें। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के एक्सप्रेशन होते हैं तो वहाँ पे आप लॉपिटल रूल लगाते हैं। ओके, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो एन टी एन माइनस वन और यहाँ सी टू द पावर सी टी। अब ज़रा लिमिट लेके देखें अभी, ठीक है, लॉपिटल रूल जिस तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी भी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का एक्सप्रेशन है, तो फिर से आप लॉपिटल रूल अप्लाई करें, अब की बार इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये n माइनस वन टी एन माइनस टू बनेगा, और ऐसे करते करते ये बार बार ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का बनता रहेगा तब तक जब तक आप इस न्यूमरेटर को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर देते हैं। जब आप इस न्यूमरेटर को n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये सिंपली n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री से n इंटीजर है, मैं स्पेसिफिकली इंटीजर केस की बात करता हूँ। चलो अगर नॉन इंटीजर होगा तो तभी भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ बनेगी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल्स में, बट तो आप ये तो आपको फैक्टोरियल मिलेगा। ओके, और डिनोमिनेटर में n टाइम्स डिफरेंशिएट करके c के n फैक्टर्स मिलेंगे एट दिस। अब ये फैक्टर जो है अगर आप t की जगह इन्फिनिटी रखें, न्यूमरेटर तो फैक्टोरियल नहीं रहेगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी दैट इज़ जीरो। e टू द पावर इन्फिनिटी नहीं, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अभी हमने c की वैल्यू फिक्स नहीं की है, लेकिन अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है और c अगर पॉजिटिव हो तो e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, और e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी का फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। c की वैल्यू से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये फैक्टर हमें ये बता रहा है कि इस लिमिट के फाइनाइट होने के लिए और इनफैक्ट ज़ीरो होने के लिए c का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। कितना पॉजिटिव ये इंपॉर्टेंट नहीं है, c अगर बहुत स्मॉल पॉजिटिव भी है 0.0000001 भी है तभी भी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में ये ओवरऑल लिमिट आपकी जीरो बन जाएगी। तो फॉर एनी c ग्रेटर देन जीरो ये लिमिट आपकी ज़ीरो बन जाएगी। तो इसीलिए तो अब देखते हैं ये लिमिट हाँ जीरो बन रही है c की किस वैल्यू के लिए, इवन से 0.01 या आप उसे प्लस एप्साइलन कहें, एप्साइलन स्मॉल क्वांटिटी और प्लस का मतलब पॉजिटिव है, कितना भी छोटा c आप ले लो ये फैक्टर जीरो बन जाएगा। तो क्लियरली ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। इस चीज़ को मैंने पीछे भी आपको समझाने की कोशिश की थी। e टू द पावर जीरो होता है 1, वो ऐसा फंक्शन बनता है, हर जगह उसकी वैल्यू 1 है, ये कांस्टेंट फंक्शन। और अगर एप्साइलन बहुत छोटा नंबर है तो e टू द पावर et एक्चुअली ऐसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फंक्शन है। ये फंक्शन बहुत स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है, पर ये बहुत स्लो जो इसकी ग्रोथ इनिशियली आपको दिख रही है ये किसी भी पावर लॉ ग्रोथ से फास्टर है। e टू द पावर एप्साइलन t, एप्साइलन आप कितना भी छोटा ले लें जब तक आप उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, देर सवेर ये फंक्शन t पावर n भला ही आपका कितना लार्ज हो, t पावर 1000 हो चाहे या t पावर 10,000 हो, उस फंक्शन से ज़्यादा रैपिड ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो यही नोशन है। तो मैथमेटिकली चेक करना बहुत आसान होता है। ये जो हमने आइडिया इतना यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन में इतने बड़े उसमें कहा, वो नोशन सिंपली ग्राफिकली ये है, और मैथमेटिकली चेक करना है तो आपको ये चेक करना होता है। ओके, अच्छा, एक काउंटर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, ऐसा फंक्शन जो जिसके लिए आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, e टू द पावर टी स्क्वायर, इसके पावर में खुद टी स्क्वायर है, एक्सपोनेंशिएशन में टी स्क्वायर है। कोई भी e टू द पावर सी टी टाइप का फंक्शन आप ले लें, ये कभी भी इससे जीत नहीं सकता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से कभी भी कम नहीं होगा। इसको चेक ऐसे कर सकते हैं, बेसिकली आप इसकी और इसकी रेस लगा रहे हैं, इनके बीच फाइट है, e टू द पावर टी स्क्वायर और e टू द पावर सी टी। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होने के लिए इसको जीतना चाहिए। तो अभी आप चेक कर रहे हैं e टू द पावर टी स्क्वायर और e टू द पावर सी टी के बीच फाइट का मतलब मैं क्वालिटेटिवली कह रहा हूँ। ओके, दिस दोनों e टू द पावर में है तो सिंपली आप टी स्क्वायर और सी टी की फाइट को चेक कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं टी अगर आप धीरे धीरे लार्ज बनाएं, सी कितना भी बड़ा हो, सी आप सोचें हम 1000 ले लें तो हो सकता है शुरू में ये वाला फैक्टर ज़्यादा बने, पर बाद में हायर वैल्यूज़ ऑफ टी के लिए जब टी 10,000 और 1 लाख और 1 करोड़ हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर इस पर डोमिनेट करेगा, मतलब ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, मतलब हमारा गिवन फंक्शन इससे कहीं रैपिडली ग्रो कर रहा है। अब ये तो मैंने क्वालिटेटिवली बताया, क्वांटिटेटिवली इसको देखें तो अगेन गिवन फंक्शन e टू द पावर टी स्क्वायर है, इसको e टू द पावर माइनस सी टी से मल्टीप्लाई करके लिमिट चेक करो, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट, दोनों एक्सपोनेंट को कंबाइन करें और इस तरह से फैक्टराइज कर दें, टी कॉमन लें, टी माइनस सी, सी की किसी वैल्यू के लिए भी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि ये लिमिट जीरो बन जाए, कंडीशन मतलब इसे हमने जीरो बनाना है, अगर ये लिमिट जीरो बन जाए सी की किसी वैल्यू के लिए तो हम कहेंगे हाँ हमारा फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर उतना है। सी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, टी टेंडिंग टू लिमिट
इन्फिनिटी लिमिट में ये टर्म टी इन्फिनिटी है, और सी चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो और कितना भी लार्ज हो, माना ये सी अगेन 10,000 या 1 लाख या 1 करोड़ है, लेकिन जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो ये नंबर अगेन पॉजिटिव बनेगा, ये इससे ज़्यादा पॉजिटिव 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 और प्लस इन्फिनिटी, और ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। सी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और कितने भी लार्ज मैग्नीट्यूड का हो पॉजिटिव साइड में, ये इस लिमिट ने इन्फिनिटी ही बनना है। तो मतलब किसी भी सी के लिए आप इस टर्म को जीरो बना ही नहीं सकते हैं, इस लिमिट को जीरो बना ही नहीं सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। सी आप 10 लो, 20 लो, 1000 लो, 1 करोड़ लो, 10 पावर 10 लो, 10 पावर 50 लो, 10 पावर 100 लो, ये लिमिट ने बनना इन्फिनिटी ही है। तो मतलब किसी भी सी के लिए इस फंक्शन की ग्रोथ फास्टर है। ओके, फिगर में मैंने उसको ऐसे दिखाया है, ई टू द पावर सी टी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन ई टू द पावर टी स्क्वायर शुरुआत में ई टू द पावर टी स्क्वायर की ग्रोथ हो सकता है ई टू द पावर सी टी से कम रहे, लेकिन बाद में ई टू द पावर टी स्क्वायर को ये ई टू द पावर सी टी पकड़ ही नहीं पाएगा। सी आप कितना भी लार्ज ले लें, आप सी अगर लार्ज भी करोगे ना तो ये फंक्शन इसके बजाय ऐसा हो जाएगा, माना ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा और लार्ज करोगे ये, लेकिन कभी भी सी की वैल्यू इन्फिनिटी भी करोगे तभी भी ये फंक्शन इसके करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। ओके, दिस तो ई टू द पावर टी स्क्वायर की ग्रोथ रेट जो है मच 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 फास्टर देन दिस है। ओके, तो ये इसीलिए ई टू द पावर टी स्क्वायर को आपके लिए आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसे हम ऐसे कहेंगे ई टू द पावर टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है ही नहीं। ओके, दिस, और इनफैक्ट जो मैंने सबसे पहला कर्व बनाया था ई टू द पावर टी स्क्वायर और ई टू द पावर सी टी का, शुरू में ई टू द पावर टी स्क्वायर हारेगा, हारने का मतलब वो इस कर्व से नीचे रहेगा। ओके, उसको सिंपली आप ऐसे सोच सकते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो, सी बराबर 1 ले लो, तो ई टू द पावर सी टी मतलब ई टू द पावर टी। ओके, और टी की अगर आप स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए देख रहे हैं तो टी स्क्वायर माना टी बराबर 0.1, तो ये ई टू द पावर 0.01 बन रहा है, टी की जगह 0.1 लिया, और जबकि ये ई टू द पावर 0.1, ये लार्जर है ये, लेकिन जब टी एक बार बड़ा हो जाएगा, से 10 हो गया, तो ये ई टू द पावर 10 का स्क्वायर ई टू द पावर 100, और ये ई टू द पावर केवल 10 है, ये कहीं भी इसके मुकाबले स्टैंड नहीं कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट, और वो इनफैक्ट वो पर्टिकुलर पॉइंट ये होगा टी इक्वल टू मॉड सी के बाद ये फंक्शन इसके मुकाबले कहीं स्टैंड नहीं करेगा, तो कोई भी ई टू द पावर सी टी इससे जीत नहीं सकता है। तो इसलिए ये फंक्शन के लिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की हमने लेकिन बात क्यों की, इनफैक्ट हमने पिछले लेक्चर के लास्ट में एक बात की थी पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन, और एक बात आज हमने की एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शंस को। हमने कहा ये प्रॉपर्टी जिन फंक्शंस पे होती है उनको पीसवाइज कहते हैं, और जिन फंक्शन पे ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी कही क्यों है, एक्चुअली इसका ये सारा नोशन इसलिए कहा गया था, ये कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो उसका आंसर ये है, अगर एफ टी कोई फंक्शन है जो कि आपने टी इक्वल टू 0 से 0 एंड पे क्लोज्ड है और इन्फिनिटी तक ओपन, ओके, इन्फिनिटी को आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, अगर टी की इस रेंज में 0 से इन्फिनिटी रेंज में आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है और वो फंक्शन इन दो प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, उस रेंज में 0 से इन्फिनिटी वाली रेंज में वो जो फंक्शन है वो पीसवाइज कंटिन्यूस है। ओके, पीसवाइज कंटिन्यूस हम डिस्क्राइब कर चुके हैं क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, बेसिकली ये मतलब था। ओके, और साथ साथ फंक्शन जो है, जो गिवन फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी का हो, सी कुछ भी हो, किसी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी का वो फंक्शन अगर है, तो अगर उस फंक्शन पे दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। किस रीजन में वो भी हम बता सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट ये है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा फॉर एस ग्रेटर देन सी, जो लाप्लास वेरिएबल होता है एस, अगर उसकी वैल्यू ये सी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी से ज़्यादा है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। तो ये है किन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, जो पीसवाइज कंटिन्यूस भी होते हैं और जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी के भी होते हैं। तो इसीलिए हमने ये दो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की थी कि इसका और इसका मतलब क्या होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टेंस के लिए जो सफिशिएंट कंडीशंस हैं, अगर आपने किसी फंक्शन के लिए अलग से ये दो कंडीशन चेक कर ली कि हाँ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पूरे रीजन में फंक्शन एटलीस्ट पीस वाइज कंटिन्यूस तो है, अगर पूरी तरह कंटिन्यूस नहीं भी है तो पीस वाइज टुकड़े टुकड़ों में कंटिन्यूस है, और उसके अलावा वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी का है, वो इस तरह का नहीं है, तो डेफिनेटली उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा दिस। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे मैथमेटिकली एक और टर्म यूज़ किया जाता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जिस फंक्शन पे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीस वाइज कंटिन्यूस भी होता है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी होता है, उनको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ क्लास ए। ओके, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर किसी फंक्शन पे है तो मैं उसे फंक्शन ऑफ क्लास ए अगर कहूँ तो सिंपली मैं इसको इतने शॉर्ट में कह सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किन फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है,
जो फंक्शन ऑफ क्लास ए होते हैं। लेकिन ये केवल वोकेबलरी है, बेटर आप ऐसे भी समझें तो ज़्यादा अच्छा है। फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए, तो फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे पेश की है, ये एक्चुअली केवल सफिशिएंसी कंडीशन है। सफिशिएंट मतलब अगर ऐसा है तो डेफिनेटली लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं, ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो इनमें से इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कंडीशंस नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर सफिशिएंट ज़रूर है। सफिशिएंट मतलब ऐसा है तब तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। पर कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जहाँ ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? लास्ट में आपको एक इंटीग्रल निकालना है, e0 टू इन्फिनिटी e-st इंटू गिवन फंक्शन dt। तो अगर वो इंटीग्रल इन कंडीशंस के फुलफिल ना होने के बावजूद भी अगर एग्जिस्ट कर जाए वो इंटीग्रल, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन हो जाता है उस फंक्शन पे। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने जस्ट लिखे हैं, इनको मैं डील नहीं कर रहा हूँ, इन्हें ये अगेन काउंटर एग्जांपल्स हैं। 1/√t जो फंक्शन होता है, ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, लेकिन ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है। फर्स्ट में मैंने क्रॉस लगा रखा है, सेकंड में ये फर्स्ट सेकंड का ये मतलब है, लेकिन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही 2t² cos t² अगर आप एक फंक्शन लें, ओके, इसके लिए सेकंड कंडीशन होल्ड नहीं करती है। ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इसके लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये पीसवाइज कंटिन्यूस ये फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन को ओबे करता है, लेकिन दोनों कंडीशंस को ओबे नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए जो मैंने ये चीज़ कही थी उसको आप ढंग से समझ लें, जो इनको ओबे करेगा उसके लिए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इन कंडीशंस को ओबे नहीं करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए जिनके लिए ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, एक बार ये फॉलो नहीं हो रही, एक बार ये फॉलो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं दीज आर जस्ट सफिशिएंट कंडीशंस, ओके, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। ओके, बस इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रूफ बेसिकली क्या है? प्रूफ में आपको ये चेक करना है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का इंटीग्रल होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट लाइन में, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये फाइनाइट बन रहा है तो आप बोलेंगे हाँ हमारे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है, डाइवर्जेंट बन रहा है, तो आप बोलेंगे हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ये शो करने वाले हैं अगर ये दो कंडीशन हमारा ये ft फुलफिल करता है तो ये इंटीग्रल आपका फाइनाइट ही बनेगा, ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा। ओके, प्रूफ बहुत सिंपल है। ये जो 0 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, एक 0 से t0 तक और एक t0 से इन्फिनिटी तक। t0 कोई एक बहुत लार्ज नंबर है, इनफैक्ट t0 हमारे लिए ये वाला पॉइंट होगा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, वो पॉइंट जिसके बाद हमारा जो फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है वो e⁻ct से हार जाता है। ओके, तो t उस पॉइंट के बाद फंक्शन की वैल्यू e⁻ct या m टाइम्स e⁻ct से क्या है? कम, तो t0 वो वाला पॉइंट बनेगा। पर अभी के लिए आप सोचिए, हमने अपने इंटीग्रल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, t0 कोई बहुत लार्ज नंबर हो सकता है, ठीक है, तो एक ये इंटीग्रल, पहले इस इंटीग्रल को देखें, ये प्रॉपर इंटीग्रल है, एक लिमिट 0 है, एक t0 है। इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, e⁻st, ये फंक्शन तो t = 0 पे 1 होता है और उसके बाद ये डिक्रीज़ करता है। अपना कर्नल फंक्शन याद कीजिए, नॉर्मली कभी कभी ग्रो भी कर सकता है, बट ये फाइनाइट है, 0 से t0 तक ये फंक्शन फाइनाइट है। और फंक्शन ft को हमने कहा है ft इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पीसवाइज कंटिन्यूस। पीसवाइज कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है? फंक्शन उस इंटरवल में कहीं भी इन्फिनिटी नहीं है, तो ना ये इन्फिनिटी है ना ये इन्फिनिटी है इस रीजन में, तो ये इंटीग्रल वैल्यू में कम या ज़्यादा कुछ भी बने, लेकिन ये बनेगा फाइनाइट। ओके, बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व है और ना ये फंक्शन कहीं पे इन्फिनिटी हो रहा है ना ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये इंटीग्रल एक वेल डिफाइंड इंटीग्रल है। लेकिन ये हमारे पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का केवल एक पार्ट है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक पार्ट जो है, ठीक है, वो ये एग्जिस्ट करता है, लार्ज और स्मॉल से भी मतलब नहीं है, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है चाहे कितना भी लार्ज हो। और उसके एग्जिस्ट करने का मेन कारण क्या है? ft पे हमने ये कंडीशन इंपोज कर रखी है। ft क्या है? पीसवाइज कंटिन्यूस है। इस इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी तक है वैसे तो पीसवाइज कंटिन्यूस, तो 0 से t0 तक भी वो पीसवाइज कंटिन्यूस होगा। तो 0 से t0 तक पीसवाइज कंटिन्यूस होने का मतलब उस सब जगह वो क्या है? फाइनाइट। तो फाइनाइट ये, तो इस पार्ट की मुझे चिंता नहीं करनी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम मतलब
लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट अगर नहीं करेगा, ये इंटीग्रल इन्फिनिटी अगर बन रहा होगा तो वो प्रॉब्ली इसके कारण बनेगा। तो इसे चेक करते हैं। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है क्या t0 से इन्फिनिटी तक ये वाला इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये इंटीग्रल फाइनाइट है। तो अब केवल हम इस इंटीग्रल और बल्कि हम केवल इसके मॉड पे कंसंट्रेट करेंगे। हो सकता है ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी बन रहा हो, तभी भी हमारे काम का नहीं है, तो केवल इसका मॉड चेक कर लेते हैं क्या इसका मॉड फाइनाइट है या नहीं। तो इस इंटीग्रल का मॉड चेक करते हैं। t0 से इन्फिनिटी तक ये फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला ही इंटीग्रल है, लेकिन लिमिट t0 से शुरू हो रही है। ओके बस, अच्छा। मॉड ऑफ इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। देखो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रॉब्ली आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, बट यहाँ आपने पहले इंटीग्रल किया और तब मॉड लिया, और यहाँ पहले जिस फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे थे उसका पहले मॉड ले लिया और फिर इंटीग्रेट किया। इस चीज़ को ग्राफिकली आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। माना ये कोई फंक्शन था ऐसा, तो इंटीग्रेशन में अंडर द एरिया अंडर द कर्व में एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव। तो आप जहाँ से भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, t0 टू इन्फिनिटी या a टू b, किसी भी रेंज में अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया को जोड़ते जा रहे हैं। 3 यूनिट एरिया, -1 यूनिट, 3 + -1 2 यूनिट हो गया, फिर +1 जो भी, और बाद में आप पूरे आंसर का क्या ले रहे हैं, मॉड। मतलब बीच में प्लस माइनस चीज़ें कुछ हद तक एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और लास्ट में जो आंसर बच रहा है उसका आप मॉड ले रहे हैं। माना वो आंसर लास्ट में -7 बचा, तो आपने उसकी जगह कितना ले लिया, 7। जबकि राइट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हैं, आप पहले फंक्शन का मॉड ले रहे हैं। इंटीग्रेट या ऐड आप बाद में कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन करना, एडिशन बाद में करेंगे, लेकिन पहले हर कंट्रीब्यूशन को आप पॉजिटिव बना रहे हैं। मॉड का मतलब पॉजिटिव बनाना। इस ग्राफ को बेसिकली आप इस ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया पहले से पॉजिटिव है, इसको आपने पॉजिटिव ही रखा। ये एरिया जो नेगेटिव था इसको आपने ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये एरिया पहले से पॉजिटिव था, इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये एरिया नेगेटिव था ये। तो अब आप खुद ही चेक कर लें, अगर आप इन एरियाज़ को ऐड करेंगे, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस मानते हुए, या सबको प्लस मानते हुए, तो कौन सा वाला मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा बनेगा लास्ट में, ये वाला। यहाँ आप पहले मॉड ले रहे हैं और एडिशन बाद में कर रहे हैं। तो ये एक जनरल रिलेशन है कभी भी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ मॉड, मॉड ऑफ इंटीग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ओके, अगर फंक्शन आपका गिवन फंक्शन हर जगह पॉजिटिव है तो दोनों तरफ से आपका आंसर बराबर भी बन सकता है, बट ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, हमेशा कम या बराबर होगी। तो ये आया। अच्छा, अब इस मॉड को अगेन आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक e⁻ का मॉड, ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। e⁻ नेगेटिव नहीं हो सकता है, ओके, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो e⁻ का मॉड, और मॉड ऑफ ft, यहाँ पे मेरे को एक स्टेप और लिखना चाहिए था। इस मॉड को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, मॉड e⁻ मॉड ft। लेकिन मॉड e⁻ सिंपली e⁻ है, ये हमेशा पॉजिटिव है। और मॉड ft हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है, ओके। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब ये होता है किसी पॉइंट t0 से आगे हमारे फंक्शन का, गिवन फंक्शन का मॉड m(e⁻ct) से कम है। तो ये कंडीशन मैं अगर यहाँ यूज़ करूँ, मॉड ft की जगह अगर मैं m(e⁻ct) रख दूँ, तो ये जो टर्म है ये इससे भी छोटा बनेगा, ये इससे छोटा, और खुद ये वैल्यू जो है e⁻ तो ऐसी आ गया। लेकिन अगर मैं ft को इस क्वांटिटी से रिप्लेस करता हूँ तो ये क्वांटिटी हर जगह मॉड ft से ज़्यादा है। क्यों? हमने कहा है भाई हमारा फंक्शन, गिवन फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, जो भी उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो। इनफैक्ट उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर c है, अगर मैंने यहाँ c लिया है तो मतलब हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर c का है। तो ये इससे कम और ये इससे कम, ओके। इसका रीज़न यहाँ पे जो मैंने स्टेप ओमिट कर दिया था, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन t0 से और इन्फिनिटी, ये किस रीजन में हम ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, t0 से लेकर इन्फिनिटी, t0 वाले पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी वाले पॉइंट तक हर जगह हमारा गिवन फंक्शन का मॉड इसके मुकाबले कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। इसीलिए, ओके, तो इसीलिए हमने इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। मैं पूरे इंटीग्रल में ये वैल्यू नहीं रख सकता था, हो सकता है शुरू के पार्ट में ये सिचुएशन हो, कहीं पे हमारा फंक्शन जीत रहा हो, कहीं पे e⁻ct जीत रहा हो। लेकिन अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है तो किसी t0 के बाद तो उसका वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो इसीलिए हमने इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया। लेकिन पहले वाला इंटीग्रल तो कोई प्रॉब्लम कॉज करता ही नहीं है, दूसरा वाला कॉज कर सकता है, उसको हम इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब आप इस कंडीशन को देखिए, ये जो मैंने मॉड लिखा है, या मैंने फिर से इस पूरे को लिखा, ये इस चीज़ से कम है, ये इससे कम था, और ये इससे कम है, तो इसका मतलब ये इससे कम होगा। और इस चीज़ को, ये मैंने शॉर्ट में ब्रैकेट में ये लिखा है, ये इतने के बराबर है,
इसीलिए मैंने सीधे ऐसे शुरू नहीं किया इक्वल टू, नहीं तो उससे ये भ्रम हो सकता है ये चीज़ इसके बराबर है, नहीं ये इससे कम है, ये इससे कम है, तो मतलब ये इससे तो कम है, हाँ और ये चीज़ इतने के बराबर है। ये इंटीग्रल आप इवेल्युएट कर सकते हैं, m कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, और दोनों एक्सपोनेंट्स आप एक साथ ला सकते हैं, -s - ct m, और ये इंटीग्रल आप करें। लेकिन इस इंटीग्रल की लिमिट्स हमारी t0 से इन्फिनिटी तक हैं, t0 को मैंने इसीलिए रेड से अंडरलाइन किया। अच्छा, तो मतलब जो हमारा ये वाला सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन था, सेकंड पार्ट मतलब ये फर्स्ट पार्ट फाइनाइट है, सेकंड पार्ट से समस्या आ सकती है, तो इस सेकंड पार्ट का जो मॉड है ये डेफिनेटली इस क्वांटिटी से कम है। इस इंटीग्रल को आप इवेल्युएट करें, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ओके, अगर s आपका c से ज़्यादा है, यहाँ से ये कंडीशन ऑटोमेटिकली मिल रही है, अगर s - c पॉजिटिव है और t की जगह आप प्लस इन्फिनिटी रखें, अपर लिमिट रखें, माइनस ये पॉजिटिव क्वांटिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, अपर लिमिट पे वैनिश हो जाएगा। ओके, दिस कंडीशन ऑटोमेटिकली जो होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो भी यहाँ से ऑब्टेन हो रही है। अगर हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर c का है तो वो जो s पे जो कंडीशन आती है वो यहाँ से आ रही है। अब आप इसको जनरल केस में देख सकते हैं, हमने जो अलग अलग फंक्शंस के लिए जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, कभी हमें कंडीशन मिली s ग्रेटर देन 0, कभी मिली s ग्रेटर देन a, कभी मिली s ग्रेटर देन मॉड a। वो कंडीशन असल में क्यों आती हैं? क्योंकि जिन फंक्शंस का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पे कर रहे थे उनका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर या तो 0 था, तब कंडीशन बनी s ग्रेटर देन 0, या तो उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर था a, इसलिए कंडीशन बनी s ग्रेटर देन a, या तो उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर था मॉड a, इसलिए कंडीशन बनी x। तो जनरल कंडीशन ये है। वो s पे जो लिमिटेशन आती है वो एक्चुअली जिस फंक्शन का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितना है, उससे ज़्यादा अगर s आपने लिया है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अभी हमने एग्जिस्टेंस पूरी तरह शो नहीं किया, पहले इस पे आगे बढ़ते हैं। अपर लिमिट पे ये खत्म हो गया और लोअर लिमिट पे t की जगह t0। अब अगेन तो लास्ट में इतना बना, ठीक है, माइनस को माइनस से कैंसिल करूँ दिस। अब ये जो टर्म है, तो ये टर्म, ये रिजल्ट क्या हमें बता रहा है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रल है ये फाइनाइट है, लार्ज बट फाइनाइट हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड इस नंबर से कम है। m एक पॉजिटिव नंबर है, लार्ज हो सकता है, अगेन पॉजिटिव, लार्ज से प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिटी से प्रॉब्लम है। m s - c पॉजिटिव है, तो s - c अगर पॉजिटिव है तो t0 एक पॉजिटिव नंबर है। हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारा फंक्शन हमेशा 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन होता है, तो t0 जो है कोई पॉजिटिव नंबर होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, t0 पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव, t0 इन्फिनिटी नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये e की कोई नेगेटिव पावर है, और e की नेगेटिव पावर क्या होती है? स्मॉल नंबर होती है। ओके, स्मॉल ना भी हो, फाइनाइट नंबर होती है, फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट। ये क्वांटिटी क्या है? किसी फाइनाइट नंबर से क्या है? कम है। ओके, और स्ट्रॉन्ग इस आर्ग्यूमेंट को हम करें, आप t0 को जितना लार्ज बनाते रहेंगे ये नंबर उतना 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 छोटा होता जाएगा। मतलब इस नंबर को आप आर्बिट्रेरली स्मॉल बना सकते हैं। ये जो सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रल है, इसको t0 को आप और आगे खिसका दो तो ये नंबर और छोटा बना सकते हैं। मतलब ये नंबर कभी भी डाइवर्जेंट नहीं होगा। ओके, दिस बट t0 कैन बी टेकन टू बी आर्बिट्रेरली लार्ज, नॉन ऑफ द कंडीशंस यूज्ड आर वायलेटेड। ये अगर हमारा फंक्शन यहाँ तक इससे रेड वाला कर्व ब्लू वाले कर्व से पीछे है, तो t0 को अगर आप और आगे खिसकाओ तभी भी वो ब्लू वाले कर्व से पीछे ही रहेगा। मतलब ये जो दो कंडीशंस हैं, t0 को अगर मैं और आगे खिसका दूं, ये दोनों कंडीशन वॉयलेट नहीं होने वाली हैं। हमारा फंक्शन पूरे इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी तक पीस वाइज कंटिन्यूस है, तो t0 यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, उस इंटरवल में तो पीस वाइज कंटिन्यूस होगा ही होगा। उसके कारण हमारा फर्स्ट वाला इंटीग्रल फाइनाइट होता है। और t0 को अगर आप आगे भी बढ़ाते रहें तभी भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो t0 को आप अगर आगे 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 खिसकाते रहें, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस टर्म को जितना स्मॉल करना चाहें कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यू लास्ट में एक फाइनाइट वैल्यू ही बनेगी, ये इन्फिनिटी नहीं बनने वाला है। तो हो तो गया शो, t0 हम चाहे जितना लार्ज कर दें हमारी कोई भी कंडीशन वॉयलेट नहीं हो रही है, इसलिए इस राइट हैंड साइड को हम कितना भी स्मॉल बना सकते हैं। और इसको कितना भी स्मॉल बनाने का मतलब ये मैग्नीट्यूड उस स्मॉल से भी स्मॉल होगा। तो कुल मिला के फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, लेकिन इसमें दो कंडीशंस यूज़ हुई, पीस वाइज कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो इसीलिए अगर फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है तो उसके लिए ये इंटीग्रल फाइनाइट होगा।
और इंटीग्रल इस इंटीग्रल के फाइनाइट होने का मतलब ही क्या है, उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसके लिए एग्जिस्ट करता है। तो यही है ये थ्योरम। ओके दिस तो इसीलिए सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस तो फॉर ऑल एस ग्रेटर देन सी, उस फंक्शन के लिए जिसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी है, आप उसका एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। ओके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो हमें अलग अलग कंडीशंस मिली थी, माना कहीं पे एस ग्रेटर देन 0 मिला था, कहीं पे एस ग्रेटर देन ए मिला था, और डेफिनेटली माना ए बराबर 3 है। ओके और एक केस में माना ए बराबर -3 है, लेकिन कंडीशन हमें मिली एस ग्रेटर देन मॉड ए, जैसे कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक में मिलती है। तो अगर वो रीजन्स आप एस प्लेन में प्लॉट करें, एस प्लेन मतलब लाप्लास स्पेस में जाके प्लॉट करें, जहां हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैलिड है, तो वो ये वाला रीजन होगा। ये रेड वाला रीजन मतलब इस रीजन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैलिड नहीं है, लेकिन इस रीजन में वैलिड है। माना ये एक्सिस हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्शन का पॉइंट 0 से इधर तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैलिड नहीं है, पर एस अगर 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैलिड। माना एस ग्रेटर देन 3 वाली कंडीशन है, ए की जगह 3 है, तो अब की बार ओरिजिन तो ये है 0, लेकिन इस रीजन तक भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वैलिड नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस इक्वल टू 3 से आगे वैलिड है। ये एस लेस देन 3 का रीजन है, ये एस ग्रेटर देन 3 का। ये माना ए बराबर -3 है और कंडीशन इस तरीके की है, एस ग्रेटर देन मॉड ए। अगर एस ए इक्वल टू -3 के साथ ये कंडीशन मिलती तो एस ग्रेटर देन ए वाली, तो ये प्लेन इधर हो जाता, ठीक है दिस। तो हर एक केस में जो बेसिक आइडिया है वो ये है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा किसी राइट हैंड साइड के प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, पूरे प्लेन में तो नहीं, लेकिन पूरे प्लेन को अगर आप किसी लाइन की मदद से दो पार्ट्स में बांटें, जैसे यहाँ इस लाइन की मदद से, इधर शेडेड वाला हिस्सा, अनशेडेड वाला, यहाँ इस लाइन की मदद से शेडेड अनशेडेड, यहाँ इस लाइन की मदद से शेडेड, तो अनशेडेड वाला राइट वाला, किसी राइट हाफ प्लेन में आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शंस के लिए, जो कि पीस वाइज कंटिन्यूस है। ओके अच्छा, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करेंगे। अगले कुछ लेक्चर्स हमारे यही उस पर चलेंगे, डिस्कशन पे। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ट्रिवियल हैं वैसे, शुरू की कुछ तो बहुत ही ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ आपको लगेंगी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम आगे लगातार यूज़ करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है, इनफैक्ट जिसको मैंने पीछे कहा था ना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ ट्रिक्स होनी चाहिए, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल के उन्हें याद कर लेते हैं और बाकियों के फिर इन ट्रिक्स की मदद से निकालते हैं। तो एक्चुअली ये सेट ऑफ ट्रिक्स, बैग ऑफ ट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, और ये केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए नहीं है, ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए है। अब इन्वर्स का मतलब क्या है मैंने अभी नहीं बताया है, थोड़ा सी मैं इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल में कवर करूँगा। पहली प्रॉपर्टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की है, जिसे हम कहते हैं लीनियरिटी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, माना आपके पास एफ और जी, कैपिटल जी, दो फंक्शंस थे और उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ और स्मॉल जी हैं। तो अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं c1 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन प्लस c2 टाइम्स सेकंड फंक्शन, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो सिंपली इतने के बराबर होता है। c1 और c2 कॉन्स्टेंट्स हैं, c1 कांस्टेंट बाहर ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस c2 बाहर ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगर f और g के लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f और स्मॉल g हैं, तो c1 टाइम्स दिस और प्लस c2 टाइम्स, प्लस की जगह माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म c1 टाइम्स पहले वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस c2 टाइम्स दूसरे वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये प्रॉपर्टी इतनी सिंपल होती है कि कई बार हम सोचते हैं हाँ ये हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, पर पहले इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में कुछ भी कंटेंट नहीं है, बट मैथमेटिकली लेट्स सी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, केवल इस पार्ट का, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है 0 to infinity दिस, और इसी चीज़ को माना हम स्मॉल एफ एस कह रहे हैं। ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt, ये दोनों हमें गिवन है, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं और इतने के बराबर हैं। तो अब अगर हम इनके इस कॉम्बिनेशन का, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, c1 टाइम्स फर्स्ट थिंग प्लस c2 टाइम्स सेकंड थिंग, इस लीनियर कॉम्बिनेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालें तो वो कितना होगा? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, e⁻st से फंक्शन को मल्टीप्लाई करो और 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट। अब यहाँ से इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इस इंटीग्रेशन को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, दिस इंटू दिस का इंटीग्रल एंड दिस इंटू दिस। c1 कांस्टेंट है पहले इंटीग्रल में, बाहर ले लो, c2 दूसरे इंटीग्रल में। अब ये c1 के अलावा ये जो बाकी पार्ट है, ये कैपिटल ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो है, और ये सेकंड इंटीग्रल में ये कैपिटल gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हो तो गया प्रूफ। अब ये प्रूफ इतना ट्रिवियल है कि आप इसे सोचेंगे कि ये प्रॉपर्टी हर जगह होती होगी, हर ट्रांसफॉर्मेशन में। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरह का ट्रांसफॉर्म है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदलता है, लेकिन
हर ऑपरेटर के साथ ये इशू नहीं आता है, या हर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इतनी कॉमन है, हम इसे ब्लाइंडली यूज़ कर लेते हैं और वहाँ से फिर ये नोशन दिमाग में रहता है कि लीनियरिटी शायद सब जगह फॉलो होती है, इसी को लीनियरिटी कहते हैं, ओके। किसी भी ऑपरेटर या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप लीनियर तभी कहते हैं जब C1 टाइम्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस C2 टाइम्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे वो चीज़ अप्लाई हो, यहाँ पे वो उस चीज़ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। पर इन जनरल ये कोई भी चीज़ अगर ऑपरेट हो रही है इस तरह के कॉम्बिनेशन पे, तो आपका फाइनल आंसर अगर इस फॉर्म का मिलता है, C1 टाइम्स पहली ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफॉर्म होकर जो चीज़ मिलती है प्लस C2 टाइम्स दूसरी ऑब्जेक्ट पे, तो आप कहते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन क्या है, लीनियर। इनफैक्ट पहले मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, ये चीज़ हम यूज़ कर चुके हैं। कॉश हाइपरबोलिक AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉश हाइपरबोलिक AT की डेफिनेशन ये होती है हाफ e⁻AT प्लस e⁻−AT, हाफ टाइम्स फर्स्ट फंक्शन प्लस हाफ टाइम्स सेकंड फंक्शन। C1 और C2 दोनों की जगह हाफ है, हाफ का फैक्टर पहले में बाहर ले लो और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻AT का, और हाफ का फैक्टर दूसरे में भी बाहर ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड का। ये मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, लीनियरिटी। और e⁻AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें याद रखना ही रखना है, आपने अब तक मेमोराइज़ कर लिया होगा, नहीं किया है तो उसको करना शुरू कर दें। e⁻AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s-a फॉर s ग्रेटर देन a। तो इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के, वो जो मेमोराइज आपने किया है उससे आप लिख सकते हैं 1/s-a फॉर s ग्रेटर देन a। और e⁻AT a की जगह -a है तो 1/s+a, लेकिन कंडीशन ये हो जाएगी, दोनों कंडीशंस को एक साथ मर्ज करें तो s ग्रेटर देन मॉड a पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, s अगर मॉड a से ज़्यादा है तो वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल एक साथ कर देगा। और यहाँ आप LCM लेके सिंप्लीफाई करें, ये हमने जिस तरह से कैलकुलेशन करके निकाली थी वहाँ ये चीज़ हुई थी, पर वहाँ हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी उसे नहीं कहा था। लेकिन आप देख सकते हैं अगर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी जानते हैं तो अगर मुझे केवल ये याद है तो कॉस हाइपरबोलिक AT निकालने के लिए मुझे कुछ इंटीग्रल भी इवैल्यूएट नहीं करना पड़ा, केवल इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता थे तो इसका भी बन गया। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम बहुत बार यूज़ करेंगे। माना आपको sin 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और cos 5x का भी पता है, तो sin 2x प्लस cos 5x का भी आप लिख सकते हैं, ओके, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। फिजिक्स में लीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट नोशन होता है, क्योंकि लीनियरिटी और इवन मैथमेटिक्स में लीनियरिटी रिलेटेड होता है सुपरपोजिशन से। मैथमेटिकली अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो उसके अलग अलग सॉल्यूशंस को आप कंबाइन करके सुपरपोज सॉल्यूशन बनाते हैं। और फिजिक्स में तो इसका नोशन जो भी आप इंटरफेरेंस या ये इफेक्ट्स कहते हैं, माना वेव्स में वो कहते हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप जो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सारी लीनियरिटी के कारण देखने को मिलती है। अगर इक्वेशन लीनियर है तभी सुपरपोजिशन काम करता है। मैं नॉन लीनियर ऑपरेशन या ऑपरेटर का एक एग्जांपल दूंगा। स्क्वायर रूट या स्क्वायर का जो ऑपरेशन होता है वो नॉन लीनियर होता है। ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या है, स्क्वायर रूट को आप इस तरह से ना सोचिए, या स्क्वायरिंग को इस तरह से नहीं सोचिए, स्क्वायर को एक ऑपरेशन की तरह सोचो। माना मैं स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ, नॉर्मली आप स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, पर एक ऑपरेशन की तरह आप सोचें कि मैंने स्क्वायर लिखा है और उसके आगे जो चीज़ लिखी होगी हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो इस फॉर्म में अगर आप इसे एक ऑपरेटर की तरह सोचें, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी तो किसी चीज़ पे एक्ट करता है, तो इस तरह सोचिए स्क्वायर जो ऑपरेशन है जिसको मैं SQUARE लिख रहा हूँ, ये अगर किसी चीज़ पे एक्ट करेगा तो हम उसे एक्ट कैसे कराएंगे। यहाँ जो चीज़ लिखी है, अगर 10 लिखा है तो 10 × 10 करेंगे, x लिखा है तो x × x करेंगे, तो इसको आप एक ऑपरेटर की तरह सोच सकते हैं। तो ज़रा चेक करें, अगर स्क्वायर दो फंक्शंस के सम पे एक्ट करे, C1 और C2 मैंने दोनों 1 ले लिए, तो L अगर f प्लस जी पे एक्ट कर रहा है, यहाँ मैंने स्मॉल में लिखे हैं बट द आइडिया इज सेम। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, f प्लस जी का स्क्वायर। लेकिन ये अलग अलग स्क्वायर ऑफ f प्लस स्क्वायर ऑफ जी के बराबर थोड़ी होता है भाई। अगर ये ऑपरेशन लीनियर ऑपरेशन होता तो क्या होता, C1 टाइम्स f प्लस C2 टाइम्स जी के बराबर बनता है। C1 टाइम्स स्क्वायर एक्टिंग ऑन f प्लस C2 टाइम्स स्क्वायर एक्टिंग ऑन g। अब C1 और C2 इन दोनों जगह 1 है, 1 × f 1 × g, तो सिंपली ये इतने के बराबर होना चाहिए था, मतलब f² प्लस g² के बराबर। पर ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ओके। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एक लीनियर ऑपरेशन है, और इनफैक्ट उसका इन्वर्स भी लीनियर है। आप यहीं से, मैं उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं करूँगा बट आप कब कर सकते हैं, अगर ये किसी फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैं अलग अलग से स्मॉल f और अलग से स्मॉल g, तो C1f प्लस C2f किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, वो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ओके बस। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अभी एक आधा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, पर इस लेक्चर में मैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कवर कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास दो होंगी, ओके। तो जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या
प्रॉपर्टी भी कई बार इसे कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या इसे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, या ट्रांसलेशन थ्योरम, जो भी आप कहें। तो फर्स्ट शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके की है। अगर कोई फंक्शन एफ टी है, कैपिटल एफ टी, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ एस, तो अगर आप अपने गिवन फंक्शन को एक्स्ट्रा ई टू द पावर ए टी के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और तब इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, तो वो बनता है एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब वही वाला फंक्शन जो पहले था, लेकिन अब उसका आर्ग्यूमेंट जो एस है उसकी जगह कितना आएगा, एस माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर 1/s था, तो अब ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके उस नए फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस ए हो जाएगा, एस की जगह एस माइनस ए। शिफ्ट हो गया एस स्पेस में। शिफ्ट या ट्रांसलेशन क्यों कहा इस प्रॉपर्टी को? अगर आप एस स्पेस में इस चीज़ को देखें, एस की जगह एस माइनस ए, आपने एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक्स की जगह अगर हम एक्स माइनस ए रखते हैं तो वो बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जिसे कहते हैं, आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी वाई को भी हम शिफ्ट करते हैं, पर एस की जगह एस माइनस ए रखने का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप अपने पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट। या आप ग्राफ के फॉर्म में सोचें तो अपने पूरे ग्राफ को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस फीचर को हम शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन ये ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, एस से। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको आराम से याद रखने का तरीका ये है, दिमाग में बैठाने का। शिफ्ट या ट्रांसलेशन हो जाता है एस स्पेस में, लेकिन वो किस कारण से, अगर एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ ई टू द पावर ए टी होता है टी स्पेस में। टी स्पेस में गिवन फंक्शन के साथ आप इतना एक्स्ट्रा फैक्टर ले आएँ तो एस स्पेस में उसका क्या फ़र्क पड़ता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के पे क्या फ़र्क पड़ता है, एस की जगह एस माइनस है। ओके, आगे इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, पहले प्रूफ करते हैं फिर इसको यूज़ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन यूज़ करो, ई टू द पावर ए टी टाइम्स एफ टी का। ई टू द पावर ए टी फंक्शन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म खुद अपने साथ ई टू द पावर माइनस एस टी का फैक्टर लाता है। दोनों एक्सपोनेंशियल कंबाइन करो। अगर ये एक्सप्रेशन आपके सामने सीधे सीधे लिखा होता, आप बोलते यार ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है, बस इसमें एस की जगह कितना है, एस माइनस ए। वहीं से मेरा रिजल्ट वैसे प्रूव हो गया है। इसको मैं लिख सकता हूँ ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और नॉर्मली लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एस लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट में एस की जगह कितना है, एस माइनस ए। बाकी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक है, फंक्शन ये है। तो सीधे भी समझ सकते हो, या आप थोड़ा प्रॉपर मैथमेटिकली अगर आप करना चाहें, नहीं तो अदरवाइज यहीं से कि यार रोल ऑफ एस जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में, वो एस ने का रोल किसने ले लिया है, एस माइनस ए ने। लेकिन और मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस होना चाहें, एस माइनस ए को माना आपने पी रखा, ये बन गया ई टू द पावर माइनस पी टी। बाकी कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना लिमिट्स पे ना कुछ पे। ऐसे एक नंबर है, ए एक नंबर है, उस नंबर के डिफरेंस को आपने पी लिख दिया। तो अब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ रखेंगे, ये तो एग्जैक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, बस वेरिएबल का नाम एस के बजाय पी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी। इस कैपिटल एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ है, लेकिन वेरिएबल का नाम एस के बजाय पी, और पी हमने किसे सब्स्टिट्यूट किया है, एस माइनस के। तो मैथमेटिकली ऐसे करेंगे तो हो तो गया प्रूफ। अगर कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने आप से स्मॉल एफ एस था, तो इसके साथ ई टू द पावर ए टी का फैक्टर इतना शिफ्ट कर देगा, एस की जगह एस माइनस है। ओके, इनफैक्ट दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूंगा मैं शिफ्ट वाले फैक्टर को एच लिखूँ, मतलब एच से मेरा मतलब है ई टू द पावर एच टी। अगर मैं गिवन फंक्शन को ई टू द पावर एच टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, एच बीइंग सम कांस्टेंट, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा उसमें मुझे एस की जगह एस माइनस एच रखना होगा। ओके, इसके साथ कुछ कंडीशन भी मिलेगी, मैं उस कंडीशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये जो वेरिएबल है ये किसी क्वांटिटी से ज़्यादा होना चाहिए, बट दैट ओके। मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, क्या आप इन चीज़ों को पिक्चर कर सकते हैं? अगर आप टी स्पेस में अपने फंक्शन को ई टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और चाहे तो आप ए की डेफिनेट वैल्यू ले लें 2, तो उस फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उसके ग्राफ पे किस तरह का फ़र्क पड़ता है वो आप सोच सकते हैं? अब आपको यहाँ ये सोचना है, ये फंक्शन मैंने आपको नहीं दे रखा है एफ टी, लेकिन फिर भी अगर आप उसे ई टू द पावर 2t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस फंक्शन की जनरल शेप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि पहले एफ एस था, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एस माइनस ए हो चुका है, ए अगर 2 है तो एफ एस माइनस 2, तो इनके और इसके ग्राफ में क्या अंतर होता है, क्या आप इसको प्लॉट कर सकते हैं? आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ ट्राई दिस। लेकिन ये रिजल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, मैं इसे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टर्म में समझा रहा हूँ। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आइडिया ये है, अगर इस कैपिटल एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ है, तो हम ये कहते हैं इस स्मॉल एफ का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने इसे एल इन्वर्स लिखा है, वो होगा एफ। ओके, यहाँ पे वैसे एक और नोशन भी आता है नल फंक्शन का, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब वो जो मैं पिक्चर इस तरह से बना रहा था, ये टी स्पेस है और ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ से आपको स्मॉल एफ देता है। तो अगर आपके पास स्मॉल एफ है तो वो किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है
इसको पता करने की प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, अभी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप इस तरह से सोचिए, अगर कहीं पे आपको ये मिला, आप जानते हैं 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s, तो आप ये कह सकते हैं 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1। ओके, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इन्वर्स डिफरेंशिएशन या जिसे हम इंटीग्रेशन कह देते हैं वो कितना होता है, साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस पे इन्वर्स ऑपरेशन करें, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप कई बार ऐसे लिखते हैं, d/x को आप d लिखते हैं और फिर इन्वर्स ऑपरेशन को आप d इन्वर्स भी लिखते हैं कई बार। ओके, तो वही चीज़ है, इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स, तो ये ऑपरेशन हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। ओके, लेकिन अभी के लिए इतने से भी मेरा काम चल जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एफ एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ टी है तो एफ एस माइनस ए, अगर एस की जगह एस माइनस ए है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, एफ टी वाला फंक्शन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा कितना फैक्टर होगा, e⁻at। अभी तक ये रिजल्ट को हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे थे, अब मैं इसी रिजल्ट को इन्वर्स में कह रहा हूँ। एफ एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ टी है तो अगर एस की जगह एस माइनस ए हो या एस माइनस एच हो अगर, तो होता क्या है, वही फंक्शन लेना है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये था, लेकिन एक्स्ट्रा कितना फैक्टर, e⁻at या e⁻ht का फैक्टर उसके साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझना ज़्यादा आसान है, cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना होता है, मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म इतना होता है। अगर s प्लस ए स्क्वायर कहीं पे आप पे दे रखा है और ये आपको पूछा जाए इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, तो आप cos at लिख पाएंगे ये, ठीक है। ये कहाँ से भाई, ये आपने मेमोराइज़ करना शुरू कर दिया, इसलिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के जो तरीके वैसे होते हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूज़ किया जाता है नॉर्मली, उसके लिए हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लेकिन निकालने का मतलब ये होगा हम याद करके रखेंगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शन के जो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद हैं। cos at का अगर मुझे याद है तो जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा या इस फॉर्म के किसी एक्सप्रेशन को देखूंगा, मेरा माइंड अपने आप चलना चाहिए, अरे ये तो cos at के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बनता है, इसका मतलब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, cos at। ओके, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos at है। लेकिन माना कहीं पे आप पे ये फंक्शन लिखा हुआ है s माइनस 3 ओवर s माइनस 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप इसको और इसको कंपेयर करो, आप बोलेंगे बाकी सब कुछ एक जैसा है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, जहाँ इसमें s है यहाँ उसकी जगह क्या है, s माइनस 3। बाकी चेक कर लो, बाकी बिल्कुल एक जैसा है, s की जगह s माइनस 3, इस s की जगह s माइनस 3, इस s का स्क्वायर था यहाँ s माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये वाला आइडिया हम एम्प्लॉय यहाँ पे करने वाले हैं। भाई इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पता है इसका, और इसका हमें पता है cos at, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी cos at तो आएगा ही आएगा, और एडिशनल फैक्टर मल्टीप्लाई होगा e⁻ht। h मैं इसीलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि a मेरे cos के साथ आ रहा है, ठीक है, तो cos के साथ मेरा a है, तो ये जो शिफ्ट है, जितना s में जो शिफ्ट हुआ है उसको मैं h से रिप्रेजेंट करूँगा। अगर s में h का शिफ्ट होता है तो एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ कितना आता है, e⁻ht। 3 का शिफ्ट हुआ है, s में 3 यूनिट्स का शिफ्ट हुआ है तो e⁻3t। बस ये हो गया, सीधे विदाउट कैलकुलेटिंग ही हम ये आंसर लिखेंगे, इस तरह के आंसर्स। तो ये हमें याद रखने हैं, और ये भी याद नहीं रखना, याद आप इनफैक्ट आप ये रख रहे हैं नॉर्मली, लेकिन इससे आपके दिमाग में ये भी बैठ गया। तो अगर ये आपको पता है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप सीधे सीधे लिख पाएंगे यूजिंग दी फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, जो पहली शिफ्ट थ्योरम है उसकी मदद से। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सी एक चीज़ और आपको कहूँगा, आपसे चेक कीजिए, इन दोनों फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लिखें, इसका और इसका, इतना और इतना बनेगा, लेकिन इनकी जो डोमेन ऑफ वैलिडिटी है वो अलग अलग है। डोमेन ऑफ वैलिडिटी मतलब ये s की किस वैल्यू के लिए वो वैलिड होता है वो अलग अलग होता है। पॉसिबली इसके लिए वैलिडिटी s ग्रेटर देन 0 बनेगी और इसके लिए s ग्रेटर देन 3 बनेगी। उसका रीज़न, अगर आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वाले आर्ग्यूमेंट पे जाएं, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अलग है, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इनफैक्ट 0 है और इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 है। ओके, वो आप करके देख सकते हैं, बट वो हमारे इस डिस्कशन से रिलेटेड नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल इसका दे रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी हम कहाँ यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तो ये प्रॉपर्टी अगर आप ना भी यूज़ करें तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, आप इसको इस इंटीग्रल में रखो और किसी तरह से इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो, आपको ये आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन असली सवाल आता है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको इस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। एफ एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ टी है तो एफ एस माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म या एफ एस माइनस एच का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वही एफ टी, लेकिन उसके साथ e⁻ht एक्स्ट्रा। ओके, इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आएंगी। आपको सीधे सीधे ऐसे फंक्शन नहीं दिखेंगे,
एस स्पेस में। हो सकता है आपके पास ऐसा सवाल हो, एस स्पेस में एक फंक्शन है 1/s² - 6x और आपको इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। मतलब वो कौन सा फंक्शन है कि जब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता तो ये वाला फंक्शन बनता, हमें ये निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे जो ट्रिक है, इसको आपको अभी ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आप ये समझ लीजिए, हाँ वो सही हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं +9 और -9। अभी मैंने +9 और -9 क्यों किया? इससे ये शुरू के 3 टर्म है ये s-3 का स्क्वायर बन गए, और ये लास्ट वाला 9 को मैं अगेन -3² लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? इस 3 को अगर आप h समझें और इस 3 को a, दोनों हैं 3 लेकिन दोनों को अलग अलग सोचिए। ये h है और ये a है माना, ये ऐसा भी क्यों किया? शिफ्टिंग थ्योरम हमें ये कहती है s की जगह अगर s - h हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना बड़ा आसान होता है, इन्वर्स वाला e⁻ht का फैक्टर आ जाता है। तो इस s - h को थोड़ी देर के लिए कैपिटल S समझ लो, ये भी एक तरह का s ही है, बस शिफ्ट कर रखा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है लगभग 1/s² - a² टाइप का। तो असली जो हमारा सवाल है हमने उसे लगभग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि हमें पता करना है 1/s² - a² किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। अब साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के रिजल्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसके डिनोमिनेटर में आता है s² - a², लेकिन न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर आता है, कॉस हाइपरबोलिक के साथ s आता है और साइन हाइपरबोलिक के साथ a आता है। तो यहाँ तो कुछ मिसिंग है, लेकिन आप इसके साथ बड़े आराम से a का फैक्टर ला सकते हो, s का फैक्टर नहीं ला सकते हो। s कांस्टेंट नहीं है, s तो वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, a जैसे इस समय 3 है। तो अगर आप इसे एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये बिल्कुल ये बन जाएगा a/s² - a², a/s² - a²। और a/s² - a² किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है? साइन हाइपरबोलिक का। तो इसकी जगह तब मेरे को मेरे सवाल का उत्तर पता लग गया, लेकिन लास्ट में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये असल में s नहीं है, यहाँ पे क्या है s - h, लेकिन s - h के लिए हमारे पास ये रिजल्ट है शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये सारे आइडियाज़ मैं अगर यहाँ पे एक साथ यूज़ करूँ तो इस तरह की मैनिपुलेशन हम आगे करेंगे। अगर मेरे पास ये सवाल होगा मुझे एग्जैक्टली इसी तरह के स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये लिखा, इसके बाद a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और फिर से इस कैपिटल S को मैंने लिख दिया। तो अब मैं इसको अपने दिमाग में इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँगा कि यार a/s² - a² तो साइन हाइपरबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये 1/a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई रोल नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, इस एक्सप्रेशन में s की जगह कितना है? s - h। तो शिफ्टिंग थ्योरम मुझे ये कह रही है, अरे ये इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो साइन हाइपरबोलिक at, लेकिन उसके साथ e⁻ht और मल्टीप्लाई हो रखा है। हो गया काम? यस, ओके। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, जो हमें सवाल दे रखा था, उसका मतलब 1/a का फैक्टर बाहर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा? साइन हाइपरबोलिक at का, लेकिन s की जगह s - h है तो e⁻ht का फैक्टर एक्स्ट्रा। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at अपार्ट फ्रॉम द ए शिफ्ट ऑफ h इन s की वैल्यू में h का शिफ्ट हो रखा है। बस h और a की वैल्यू दोनों इस समय हमारे लिए 3 थी। मुझे आगे से हम ये h और a ऐसे नहीं करेंगे, सीधे इसके बाद एक लाइन में हम अपना आंसर लिख देते हैं प्रैक्टिस से, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कि ये हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ से समझ पाएंगे। ये बड़ा अजीब सा फंक्शन था, ऐसा फंक्शन हमें किसी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं देखा, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में ले आए तो यहाँ से पता लग गया, अरे ये तो साइन हाइपरबोलिक का ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, थोड़ा सी s में शिफ्ट कर रखा है। और s वैल्यू में शिफ्ट कब आता है? जब ओरिजिनल फंक्शन को e⁻ht से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस समय h और a की जगह दोनों की जगह 3 है, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये इस तरह के हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, वहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम हमारी मदद करेगी। यहीं पे मैं एक पॉइंट और पॉइंट करना चाहूँगा, 2-3 मिनट और लूँगा। ये वाला सवाल जो था, माना ये सवाल आपको दिया गया है कि इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो इसे मैं एक दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकता था, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम इस मेथड को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंपली कैसे हम कर रहे हैं उस पर मत जाइए, लेकिन मैथमेटिकली चेक कीजिए, हाँ ये सही है। 1/s² - 6x को मैथमेटिकली आप इतना लिख सकते हैं, s कॉमन ले लो, और इसे आप इतना लिख सकते हैं 1/ जो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, एक s - 6 का और एक s का, उनका ये सिंपली डिफरेंस के बराबर है। आप इसमें से एलसीएम लें, नीचे s - 6 बनेगा, यहाँ s - s - 6 प्लस 6 का फैक्टर आएगा, उसको कैंसिल करने के लिए एक 1/6। मैथमेटिकली ये इतने के बराबर है। अब ये मैंने क्यों किया? अगर आप इस क्वांटिटी का लाप्लास इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं जो आपको निकालने को कहा गया है, तो इसका मतलब आपको इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है।
अब जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी फॉलो करता है, वैसे ही इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी लीनियरिटी को फॉलो करता है। जिस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर इस कॉम्बिनेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म C1 टाइम्स दिस प्लस C2 टाइम्स ये होगा। ओके, इन्वर्स में भी ये चीज़ फॉलो करती है। तो इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना, कांस्टेंट टाइम्स फर्स्ट फंक्शन प्लस कांस्टेंट टाइम्स सेकंड फंक्शन, प्लस की जगह माइनस है, सेम थिंग। तो मतलब मैं 1/6 टाइम्स अगर इसका लाप्लास इन्वर्स अलग से निकाल दूं और माइनस 1/6 टाइम्स इसका लाप्लास अलग से निकाल दूं, तो इसका लाप्लास इन्वर्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने यूज़ की, एल के लिए नहीं, एल इन्वर्स के लिए, बट लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ये। अब 1/s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है? 1/s का, ये तो दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको जनरल ये बैठाना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n होता है फैक्टर n ओवर s⁻n+1, और n की जगह अगर 0 ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बनता है और राइट हैंड साइड में 1/s। तो ये अगर आपको याद है तो इमीडिएटली आप बोल देंगे अरे एल इन्वर्स 1/s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है? 1 का। ये आपको पता है, आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आप इसे ऐसे अगर कन्वर्ट कर दें तो ये वाले पार्ट का आंसर आपने सीधे 1 लिख दिया, 1/6 बाहर से 1। अच्छा, इसको देखें तो 1/s-6, अरे ये भी 1/s ही है, लेकिन s की वैल्यू को हमने 6 यूनिट शिफ्ट कर रखा है। शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ इस्तेमाल में आनी है। जैसे ये 1/s है, ये भी बेसिकली 1/s ही है, लेकिन s की जगह कितना है? s-6, s की जगह s-h, s की जगह s-h कब आता है? s की जगह s-h कब आता है? जब स्टार्टिंग फंक्शन जो होता है वो e⁻ht से मल्टीप्लाई होता है। ओके, a के बजाय आप h रीड करें यहाँ। s-h कब आता है? जब e⁻ht। तो हो तो गया काम। हमें ये भी पता है इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या है, और इसका भी पता है, इसका 1, इसका भी 1, लेकिन एक्स्ट्रा उसके साथ e⁻ht। h की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ये h और ये h सेम नहीं है, इस केस में h 3 बना था। इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं शिफ्टिंग थ्योरम में। अब h की जगह 6 है, s में 6 यूनिट का शिफ्ट हुआ है, तो 1/s ही है, तो 1/s मतलब 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर e⁻60। तो हो तो गया काम, 1/6 टाइम्स 1 to e⁻ht माइनस 1/6। h की जगह इस समय 6 है, इतना हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे ये लाइन लिखेंगे, बट हो गया बस। अब वो आपकी चॉइस है, आप इस मेथड से आना चाहो, इस मेथड से आना चाहो, वो आप प्रैक्टिस से देख सकते हैं कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा इफिशिएंट होता है। बट ये दोनों मेथड्स, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया ये है, जो शिफ्टिंग थ्योरम है वो आपको बार बार यूज़ करनी ही पड़ेगी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के बजाय ज़्यादातर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर आपको उस थ्योरम को भूल भी रहे हैं तो एक बार को काम चल जाएगा, क्योंकि आप डेफिनेशन से स्टार्ट करके हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। पर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको याद करके ही निकालना है। तो याद आप 1/s का तो कर लोगे कि 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, तो फिर 1/s-6 का 1/s-6 का याद नहीं रखना है, शिफ्टिंग थ्योरम से ये भी आप निकाल लेंगे बस। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ से आंसर ये बना और यहाँ से आंसर ये बना, ये दो अलग अलग आंसर क्यों है? इसमें साइन हाइपरबोलिक आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें 3t आ रहा है पावर में, यहाँ 6t आ रहा है। ये दोनों एक ही चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं। 1/3 साइन हाइपरबोलिक t, जो पहले तरीके से जो आंसर मिला, साइन हाइपरबोलिक t की आप 3t की वैल्यू रख दें एक्सपोनेंशियल के टर्म में, e⁻3t माइनस e⁻−3t/2, और इसे सिंप्लीफाई करें, ये इतने के बराबर है। तो इसलिए दोनों तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं, बट तरीका तो बाद में जो भी फॉलो करें हम, आपको कहीं ना कहीं शिफ्टिंग थ्योरम और लीनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए शिफ्टिंग थ्योरम और लीनियरिटी प्रॉपर्टी और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो अभी हम स्टडी करेंगे वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट मैं रिजल्ट प्रूव करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में वो ये होगा, लेकिन ये भी बहुत सिंपल प्रूफ है, आप खुद इसे ट्राई कर सकते हैं। ये है रिजल्ट, अगर कैपिटल Ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल fs है, तो अगर मैं उसी फंक्शन को लूँ कैपिटल F को ही, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट t के बजाय a लूँ, a टाइम्स t, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है? पुराना लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है जिसमें आर्ग्यूमेंट s था, s की जगह अब s/a आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 1/a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस रिजल्ट को हम कहते हैं स्केल ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज ऑफ स्केल। बेसिकली आप इसे ऐसे सोचिए, साइन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, और साइन 2t का या साइन 3t या साइन nt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आपको हर बार नई कैलकुलेशन नहीं करनी है। एक अगर आपको याद है
तो आप जनरल दूसरे का निकाल सकते हैं। ओके, तो ये वाला आप ज़रा खुद से ट्राई कीजिए। ओके, सिंपल प्रूफ है, प्रूफ 2 या 3 लाइन का भी नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, अगेन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको इस रिजल्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यू ट्राई दिस प्रूफ फॉर योरसेल्फ। मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले इस प्रूफ से, और फिर कुछ और हमारे रिजल्ट्स आएंगे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।